प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट सेट टू होस्ट द हैकाथॉन टू स्पॉट आइडियाज़ फॉर ए बेटर सिस्टम। हैकाथॉन क्या होता है ना, एक तरीके का कंपटीशन ही होता है और इस कंपटीशन में कुछ टेक्निकल, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करने का एम होता है। अब मान लो 4000 पीपल आर कॉम्पिटिंग फॉर दिस थिंग, तो 4000 लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो टारगेट दिया जाएगा ना, अब उनमें उसमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करवा रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसमें उसको बेटर करने के लिए हैकाथॉन करवा रहा है। यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें बोला जाएगा कि आप एक बेस्ट आइडिया लेके आओ जिसमें टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज़ की बात की जाएगी। अब जो सबसे बेस्ट प्रेजेंट करेगा उसको एक अवार्ड दे दिया जाता है। तो इस तरह के इवेंट का एम है कि कोर्ट अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा है कि कैसे हम लोग जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ना, खास करके लाइव स्ट्रीम की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में कुछ कमी रहती है टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज़ की भी, जिसके कारण इनको दूसरी पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, थर्ड पार्टी की ऐप्स पर डिपेंड करना पड़ता है अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करने के लिए। जैसे कि कोर्ट रिसेंटली लाइव स्ट्रीम भी करा था अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग्स को थ्रू दी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि यूट्यूब पर उनकी पूरी लाइव स्ट्रीम करते हैं। अभी जो हैकाथॉन होगा ना, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल। ये आपके लिए जाना ज़रूरी नहीं है वैसे। एंड प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें से 18 ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ को चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। जो सजेशंस वगैरह होंगी ना, उनमें सजेशंस जो भी दिए जाएंगे पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, उनको सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स होते हैं 2013 उनमें ऐड कर दिया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट कोशिश ये कर रहा है कि पेपर से ऑनलाइन मोड की तरफ जाने में, ताकि डिलीवरी को थोड़ा सा एफिशिएंट और फास्ट किया जा सके एंड डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करना, और जो भी प्रोसेस होता है ना केसेस वगैरह को फाइल करने का एंड उनकी लिस्टिंग करने का, और उसमें कोशिश करना कि कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। इस तरीके से पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट अपने सिस्टम को एनहेंस करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। ये जो हैकाथॉन होते हैं ना, ये इनकी शुरुआत तो एक्चुअल में कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया ना, इन्होंने स्टार्ट की थी। तो क्या होता है कि गूगल अपना कोई नया एप्लीकेशन निकालेगा, तो जैसे एक टाइम में गूगल ने जब अपना ये गूगल क्रोम निकाला था ना, तो हो सकता है आप लोगों से बहुत सारे लोग अभी राइट नाउ गूगल क्रोम में इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो गूगल क्रोम जब निकाला था उन्होंने, तो उन्होंने हैकाथॉन कंडक्ट किया था। उन्होंने क्या कहा था कि आप हमारे क्रोम को हैक करके दिखाओ, ठीक है, और इसमें फिर जो कमियां होंगी वो हमें बताओ। तो इस तरह में गूगल करने की कोशिश क्या करता है ना, वो टोटल मान लो फॉर एग्जांपल वो 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करता है इस तरह के इवेंट के ऊपर, लेकिन जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसको हैक करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके गूगल को बता देते हैं कि देखो आपके इस ब्राउज़र में ये प्रॉब्लम है। अब गूगल अगर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, नहीं कर पाता ना, तो गूगल को हो सकता है 500 करोड़ का नुकसान हो रहा होता डेली बेसिस के ऊपर। तो गूगल जैसे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, हैकाथॉन वगैरह करके ऐसे सॉल्यूशंस निकाल लेती हैं। तो ये अलग अलग मोटिव्स हो सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उनका पॉइंट ये है कि कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आएँ, ताकि हमारे टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज़ के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, हमारा सब कुछ इन हाउस हो जाए। सो दिस वॉज अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स हैकाथॉन इवेंट। अब हमारे पास टॉपिक है पैनल फाइनलाइजिंग इट्स रिपोर्ट ऑन द OBC सब कैटेगराइजेशन।
ये पैनल क्या है, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक इससे पहले भी न्यूज़ में आ चुका था। तो यूनियन कैबिनेट ने 13th टाइम एक्सटेंड किया था जस्टिस रोहिणी के कमीशन को, ताकि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। और उन्होंने टारगेट दिया था कि 31 जनवरी 2023 से पहले अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर लिया जाए। इससे पहले भी इनको डेडलाइन दी गई थी जो कि 12 सप्ताह की थी एंड 2018 के आसपास तक की। अभी कमीशन क्या है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आर्टिकल 340 के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में 2 अक्टूबर 2017 को, यानी कि आप कह सकते हो आज से 5 साल पहले, एक कमीशन को बैठाया गया था। उनका काम था कि ओबीसी जो होते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, इनमें सब कैटेगराइजेशन करो। अब एक तो आपके पास कास्ट का कैटेगराइजेशन हो गया, जनरल हो गया, देन ओबीसी हो गया, उसके बाद एससी हो गया, देन एसटी हो गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी के अंदर ना फर्दर और कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है। 2015 में हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उन्होंने कहा था कि ओबीसी में एक तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस होनी चाहिए, मोर बैकवर्ड क्लासेस होनी चाहिए और बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस में, इस तरीके से। इसी को लेकर के 2017 में कमीशन बनाया गया था। अब एनसीबीसी के पास अथॉरिटी होती है कि विद रिस्पेक्ट टू जो भी एजुकेशनली या फिर सोशली बैकवर्ड क्लासेस होती है ना, उनके वेलफेयर को लेकर स्टेप्स लेना। कमीशन के टर्म्स और रेफरेंसेस क्या हैं? इनका काम था कि जो भी ओबीसी, अब कोई भी जो रिजर्वेशन होता है उसमें उनको कुछ वेलफेयर प्रोवाइड किया जाता है, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं रिजर्वेशन के। उनमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस तरीके से अनइवन है, समांतर नहीं, उसको चेक करना। एंड एक मैकेनिज्म बनाना, एक क्राइटेरिया लेके आना, कुछ नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स निकालना, कुछ पैरामीटर सेट करना, जिसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए कि फर्दर हम लोग ओबीसी को सब कैटेगराइज कैसे करेंगे। इनका काम होगा, कोई रेपिटेशन तो नहीं है लिस्ट में, है ना, एम्बिग्यूटीज तो नहीं है, कुछ इनकंसिस्टेंट तो नहीं, एरर वगैरह तो नहीं है लिस्ट के अंदर, स्पेलिंग के, ट्रांसक्रिप्शन के, हर चीज़ को चेक करना एंड चेक करना कि डेटा जो है वो प्रॉपरली कास्ट का, कम्युनिटीज़ का, सब कास्ट का कवर किया गया है या नहीं किया गया है। तो अभी तक कितना काम किया गया था? उन्होंने बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे मुलाकात की, स्टेट के जो बैकवर्ड क्लास के कमीशंस होते हैं उनसे बात की, कम्युनिटी एसोसिएशन से बात की थी। एंड इन्होंने ओबीसी का कास्ट वाइज डेटा भी ऑब्टेन किया था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी, सेंट्रल डिपार्टमेंट से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, जितना हो सकता था वहाँ से लोगों को रिक्रूट भी किया था। 2021 में कमीशन ने कहा था कि ओबीसी को ना 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, 1, 2, 3, 4। उन्होंने कहा था कि ये जो 27% का रिजर्वेशन मिलता है ना ओबीसी को, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए। जो 4 है ना, 1, 2, 3, 4, उसमें एक को 2%, 6%, 9% और 10%, इस तरीके से। फिर उन्होंने कहा था कि जितने भी ओबीसी के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उन सबको डिजिटाइज कर दिया जाए, ताकि उनको जब भी ओबीसी का सर्टिफिकेट्स मिले उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे। तो अब ऑलमोस्ट 5 साल के बाद जब इसको कमेटी को बनाया गया था 2017 में, कमीशन जो है इनका जो सब कैटेगराइजेशन होगा ओबीसी का, ये अपने फाइनल स्टेज में है। इन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 के आसपास जो कास्ट के ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इन सब का सब कैटेगराइजेशन का फॉर्मूला जो है वो फाइनलाइज कर दिया है। अब स्टेटस क्या है ओबीसी के रिजर्वेशन का और ये विद टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, हल्का सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। 1953 में कालेलकर कमीशन बैठाया गया था। उनका काम था कि आइडेंटिफाई करो बैकवर्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, एंड ये जो अदर देन शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं वो होनी चाहिए। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड क्लासेस को, एससी और एसटीज़ को तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, बट 1953 में पता चला कि और भी क्लासेस को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मंडल कमीशन आता है, उसकी रिपोर्ट आई थी 1980 में। उन्होंने कहा था कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है ना वो 52% है हमारी पूरी पॉपुलेशन के अंदर, और हमारे पास तकरीबन 1257 कम्युनिटीज़ हैं जो कि बैकवर्ड है, जो पिछड़ी हुई जातियाँ कहते हैं उनको हम। उन्होंने रिकमेंड किया था कि इनका जो कोटा है ना उसको एग्जिस्टिंग कोटे को इंक्रीज़ कर दिया जाए, यानी कि पहले वो सिर्फ एससी एसटीज़ का था, अब उसको फर्दर उसमें ऐड करके 49.5% तक पहुंचा दिया जाए, उसमें ओबीसी को भी ऐड कर लिया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट 27% सीट ओबीसी को दे देती है, यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल पोस्ट में और बाकी सर्विसेज में, और ये दिया रहता है आर्टिकल 16 के क्लोज 4 के थ्रू। एंड फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब रिजर्वेशन देना होता है तो वो रहता है अंडर आर्टिकल 15। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसमें से जो क्रीमी लेयर होता है ना उसको ओबीसी के लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। तो अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों में से किसी ने अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट यूज़ किया होगा, तो ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो ओबीसी में भी जो टॉप की कैटेगरीज में आते हैं,
यानी कि ओबीसी की जब आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें कैटेगराइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम का हो गया कि जिनकी 8 लाख रुपए तक की इनकम होती है, उसके बियॉन्ड होता है, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो जो क्रीमी लेयर होते हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सिर्फ वो लोग जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलता है। 2018 का हमारा एक एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था 102 में, है ना। तो उसमें हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं, यानी कि अब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन था, ऑलराइट, इलेक्शन के बारे में इंडिया में। बट नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस जो था ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, उसमें मेंशन नहीं था। जब इसको बाद में बनाया गया था तो इसमें कुछ एक्ट के थ्रू बनाया गया था, बट नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन को लेकर के बीच में कुछ और भी मुद्दे चल रहे थे। 2017 में बनाया गया था एंड इनका काम था सब कैटेगराइजेशन का, और इन्होंने किस तरीके का फॉर्मूला दिया है ओबीसी का क्या। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। कलेलकर कमीशन अगर आपको याद ना भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 102 अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के जो रिसेंट के जो 5 अमेंडमेंट्स हैं ना, वो तो आपको याद होने चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आईएलओ की मीट को लेकर के। हम लोग इसमें टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे सोशल सिक्योरिटी को लेकर एंड आईएलओ, हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 2016 में ही आया था, ज़्यादा पुराना नहीं है। रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? It is a minimum guaranteed pension scheme which is mainly targeted at the unorganized sectors. Second point था, only one member of the family can join the scheme. And third point था, same amount of pension is guaranteed for the spouse for the life after the subscriber's death. तो कुछ कोड है इसमें, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है सी, A, B and C। अटल पेंशन योजना को 2015 के बजट के टाइम पर अनाउंस किया गया था एंड स्पेशली जो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी दी जाती है वर्किंग पुअर को, इनका फोकस होता है सभी सिटीजन्स पर, खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के होते हैं जिन्होंने हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन किया था, विच इज़ रेगुलेटेड बाय PFRDA। एंड ये किसी और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट नहीं होते हैं। इनका जो फोकस होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनकी उम्र 18 से 40 साल होती है उनके ऊपर होता है। तो अटल पेंशन योजना के अंदर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी 1000 से 5000 तक के 60 साल की उम्र पर, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था। और इसमें कोई बार नहीं है, कितने फैमिली के मेंबर्स कितने भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इन केस किसी सब्सक्राइबर की कोई डेथ हो जाती है तो सेम जो अमाउंट होगा पेंशन का वो उसके स्पाउस को दे दिया जाएगा। एंड जब दोनों की डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस और सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको एक नॉमिनी होता है, उनको पेंशन का अमाउंट मिलेगा। एंड जो भी उन्होंने अपने 60 साल की उम्र तक इकट्ठा किया होता है वो सारा अमाउंट, जो ऑप्शन सी है इसमें वो करेक्ट बन जाता है। इस तरह की स्कीम देखो 2015 में ये स्कीम आई थी, 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर आपका 2023 में एग्ज़ाम है ना, नॉट जस्ट यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो डू मेक श्योर कि पिछले 1 साल के अंदर कोई नई स्कीम वगैरह तो लॉन्च नहीं हुई है, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मेंस में क्वेश्चन आया था 2017 में, क्वेश्चन था डज द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016 का एक्ट था, देखो 2017 में पूछा गया था, डज इट एंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज इन द सोसाइटी। वो ये पूछना चाह रहा है कि 2016 में जो एक्ट बनाया गया था क्या ये इफेक्टिव है, क्या इसने इसके जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं जिनको मिलना चाहिए समाज के अंदर, क्या उनको इंक्लूड कर रहा है, क्या उनको एम्पावर कर रहा है या नहीं। तो इस एक्ट के बारे में बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो होता है, मतलब कोई भी नया एक्ट आएगा। मेंस का पेपर जो है ना आपका बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है, प्रीलिम्स इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। तो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की एजेंसी है। इनका काम होता है गवर्नमेंट, एम्प्लॉई एंड जो बाकी 187 इसके मेंबर स्टेट्स होते हैं उन सबको एक साथ लेके आना, ताकि जो लोग लेबर वगैरह होते हैं उनके स्टैंडर्ड सेटअप किए जा सके, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए लेबर्स के वेलफेयर के लिए, है ना। एंड जो विमेन और मैन होता है ना, इनको डिसेंट वर्क प्रोवाइड किया जा सके। 1969 में इस एजेंसी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था।
एंड 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देखो ILO के बारे में ना ये कोई नहीं पूछेगा कि 1919 बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बारे में। हाँ, ये आपका कोई स्टेट पीसेस के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, बट UPSC के प्रीलिम्स में वो इस तरह से अब नहीं पूछते हैं। ये पहली ऐसी एफिलिएटेड स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी UN की 1946 में। ध्यान रहे UN बना था 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। कुछ रिपोर्ट आती हैं ILO की, उनके बारे में देखें। सोशल डायलॉग रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के ट्रेंड्स है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा था इसके बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बीमा बोलते हैं इंश्योरेंस को। अटल पेंशन योजना जो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था, क्वेश्चन आया था इस पर। नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब इस रिपोर्ट का कुछ डेटा है उसको पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट को ILO ने रिलीज़ किया था। रिपोर्ट का टाइटल है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 से 22 तक की, रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसमें सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की जाती है ना सिटीजन्स को, उसके बारे में बात की गई थी। तो इनके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर सिर्फ 24.4% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, और बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा लोगों को मिलता है, 28.4% लोगों को। सोशल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है ना, खासकर कि जो पुअर और वल्नरेबल लोग होते हैं ना, वो किसी भी टाइम पर आप कोई जॉब कर रहे हो, है ना, जैसे राइट नाउ क्या चल रहा है ना, मास ले ऑफ चल रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी IT कंपनीज जो हैं वो लोगों को फायर कर रही हैं, इसी को बोलते हैं लेइंग ऑफ, है ना। अब ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया भी था, एडिटोरियल आया था जब हम लोगों ने देखा था, प्रोबेबली शायद सप्ताह भर हो गया, 1 सप्ताह पहले आया था। अब उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके, है ना, अपनी हेल्थ एजुकेशन में अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान रख सकें, दूसरी नौकरियां ढूंढ सके और एजिंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके, इसी सबको ओवरऑल बोला जाता है सोशल प्रोटेक्शन। और ये जनरली इंडिविजुअल का भी काम होता है, कम्युनिटी का भी काम होता है, गवर्नमेंट का भी काम होता है। तो इस रिपोर्ट में वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली इंडिया में सिर्फ 24% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सारी सोशल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मिल पाती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है ये UN का जो सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22 का है, उसकी कंपेनियन है। बेसिकली एक रीजनल ओवरव्यू मिलता है इससे एशिया में और पैसिफिक रीजन में। सोशल प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर 100% सोशल प्रोटेक्शन नेट है, जैसे कि मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। एंड कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर 10% से भी कम है, जैसे कि म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। अब ये देखो, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ये हमारे एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ ही हैं। अगर हम लोग कवरेज की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 3 जो वो होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर वगैरह होते हैं, वो किसी भी तरह की इलनेस या इंजरी वगैरह जो उनको वर्क पे होती है, काम करते समय हो जाएगी, उसमें उनको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। एंड कुछ कंट्रीज जिनकी GDP काफ़ी लो होती है ना, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। अफ़गानिस्तान हो गया। अब इंडिया की GDP कंपैरेटिवली देखा जाए तो इन सबके मुकाबले लो ही मानी जाएगी। नेपाल, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर 5% से भी कम ऐसे वर्कर्स होते हैं जो उनके वर्क प्लेस पर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उनको कोई सोशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मैं रहता था वहाँ पर पड़ोस में क्या होता है, एक स्कूल था। उस स्कूल के एक बस ड्राइवर की डेथ हो गई थी। वो पर्सन बस को ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते उस बंदे को हार्ट अटैक आ गया था। ऑलराइट, अब एज़ पर द सोशल प्रोटेक्शन का जो ये पूरा टॉपिक होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली स्कूल, वो पर्सन जो था ना अपनी जॉब पे था, ठीक है ना, द पर्सन वाज ऑन ड्यूटी। कायदे से स्कूल वालों को कुछ उनकी फैमिली को कंपनसेशन देना चाहिए था। 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए, क्योंकि वो पर्सन वहाँ पर कहते हैं कि वो प्रोबेबली पिछले 6-7 सालों से उस स्कूल में ड्राइवर की जॉब कर रहा था। ऑलराइट, अब इंडिया में यही चीज़ हमको देखनी है कि क्या ये सोशल प्रोटेक्शन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, नहीं की जाती है। इंडिया में बहुत कम जगह ऐसी होती हैं, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, कंपनीज होती हैं जो इस तरह की सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आए, जॉब करे, 1 महीना हुआ है उसको जॉब करते हुए, 1 महीने बाद उसको कुछ हो जाएगा तो फिर कंपनी को कंपनसेशन देगी। नहीं, कुछ टाइम पीरियड रखती है कंपनीज की, हमारे यहाँ पर 5 साल काम किया हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल, तो आपको इस लेवल तक का सोशल प्रोटेक्शन हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे होता है। कवरेज काफ़ी अनइवन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सिर्फ 46.9 का ही, मतलब जो पॉपुलेशन थी ना, उसको कवर किया गया था एटलीस्ट 1 सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट से। हालांकि अब जो 46.9 तो ही होगी, जो रिमेनिंग 53.1 है ना, उसमें से तकरीबन 4 बिलियन लोग आ जाते हैं।
उनको किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। तो ये कवरेज जो है वो अनइवन है। जेंडर इनइक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि सोशल प्रोटेक्शन के अंदर ना विमेन की कवरेज जो है ना वो कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन, मतलब मेन के मुकाबले। इंडियन पर्सपेक्टिव से डेटा को देख लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर सोशल प्रोटेक्शन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम की जाती है, और ये तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। सिर्फ 24.4% इंडियन पॉपुलेशन ही है जो किसी तरीके से ओवरऑल सोशल प्रोटेक्शन की कवरेज में आती है। डिस्पैरिटी इन द कवरेज, डिस्पैरिटी का मतलब ही होता है एक्चुअल में अनइवननेस ही होता है। पैरिटी जो वर्ड होता है ना, इक्वलिटी, इसका मतलब इक्वालिटी होता है। तो कंट्रीब्यूटरी जो स्कीम्स होती हैं खासकर उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए थी, है ना। तो इस तरह की स्कीम्स आई हैं, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें वो अभी भी फॉर्मल सेक्टर के लिए ही होती हैं। इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है ना, ये हमारी जीडीपी के 5% से भी कम में आता है। फिर इस कवरेज रेट को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली थी, कंट्रीब्यूटरी स्कीम, नॉन कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी नॉन कंट्रीब्यूटरी में क्या होता है ना, अगर आप जॉब कर रहे होते हो, मान लो आप महीने के 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है ये 100 में से ना आप 5 रुपीज़ अपने कंट्रीब्यूट करते रहो। तो 5 रुपीज़ आप अगर मान लो 10 साल तक करोगे हर महीने, तो 1 साल में आपने 60 रुपीज़ कर लिए, 10 साल में आपने 600 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए। तो गवर्नमेंट कहती है आफ्टर रिटायरमेंट ये जो 600 रुपये होंगे ना, इस 600 रुपीज़ के ऊपर मान लो कुछ 10% का और बेनिफिट मिल करके, तो ये 660 रुपीज़ टोटल बन करके ऐसे आपको पर मंथ में कुछ पैसा मिलता रहेगा। ये तो होती है कॉन्ट्रीब्यूटरी। कुछ होती है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, आपने कोई पैसा नहीं दिया होता कंट्रीब्यूशन में, बट द मोमेंट यू टर्न 60 और 65 जो भी लिमिट्स होती हैं, उसके बाद आपको एक पेंशन मिलने लग जाती है। तो गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्कीम्स निकाली हुई हैं, एंड और भी कुछ स्कीम्स होती हैं जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अदर देन दीज पेंशन स्कीम। जैसे मनरेगा ही हो गया हमारा, इसमें 100 डेज तक का इनफॉर्मल सेक्टर को वर्किंग वगैरह दिया जाता है, काम वगैरह दिया जाता है। तो ऐसी देयर आर मल्टीपल स्कीम्स। हम लोगों ने इस स्कीम्स के नाम अभी जस्ट कवर किए भी थे, प्रधानमंत्री के नाम पर है, नेशनल पेंशन स्कीम एंड ऑल। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ILO के बारे में जाना, सोशल सिक्योरिटी के बारे में जाना, एंड ILO की रिसेंट की रिपोर्ट के बारे में भी जाना। और क्वेश्चंस आपके सामने हैं ही, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो एज़ पर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, एक्चुअल में इसमें भी आपको सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी होगी, राइट। हालांकि टॉपिक इस एक्ट के ऊपर था पूरा का पूरा, जब भी कोई नया एक्ट आता है तो, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि सोशल प्रोटेक्शन का पॉइंट आपको इस आंसर में लिखना होगा। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, G7 ऑयल प्राइस कैप किक्स इन, रशिया विल ओनली सेल एट मार्केट प्राइस। अब रशिया किस प्राइस पे बेच रहा है, क्या बेच रहा है, हमें जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए G7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल के टॉपिक में हम लोगों ने जो कंपैरिजन देखा था ना, G20 को हम लोग जब बात कर रहे थे कि क्या G20 जो है ये हमारा UNSC का अल्टरनेटिव बन के आ सकता है या नहीं आ सकता, तब भी हम लोगों ने G7 के बारे में हल्का सा 1-2 पॉइंट डिस्कस किए थे। कुछ समय पहले 48th G7 का समिट हुआ था। हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनवाइट किया था G7 की जो भी नेशंस थे कि क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ में फर्दर इन्वेस्ट किया जाए। तो 2022 में जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो जर्मनी के पास है, एंड जो जर्मन की प्रेसिडेंसी उन्होंने अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका को इस G7 के समिट में इन्वाइट किया था। क्या है ये G7 का समिट? ये 1975 में बनाई गई एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है ग्लोबल इकोनॉमिक, गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी के ऊपर कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करना। कौन सी कंट्रीज़ हैं? कंट्रीज़ आपको G7 की याद हो जानी चाहिए, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US। जो भी सारी कंट्रीज़ है ना, ऑल G7 और इंडिया भी, ये सब मिलाकर के G20 का पार्ट भी हैं। G7 का कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट और चार्टर कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंसी इनकी रोटेट होती रहती है हर साल, एंड उनका एजेंडा चेंज होता रहता है। शेरपाज, मिनिस्टर्स और एनवॉयज, है ना, ये इनके पॉलिसीज़ के ऊपर काम करते हैं। अब जो शेरपाज होते हैं, एक्चुअल में जो टर्म होता है ना, ये नेपाली तिब्बतन है या नेपाली तिब्बतन टर्म है आई थिंक ये। तो जो लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जा रहे होते हैं ना, तो उन माउंटेनियर्स को जो एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं, उनको सपोर्ट गाइड प्रोवाइड करते हैं, वो एक्चुअली शेरपाज होते हैं। और G7 में भी एंड G20 में भी शेरपाज जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एक तरीके से ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं। अभी आप लोग G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है ना, और उस पर काम स्टार्ट हो ही चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये G20 में शेरपाज वर्ड बहुत आएगा, हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग 2022 तक की बात करते हैं, तो जो G7 की कंट्रीज़ है ना, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 10% है, GDP का 31% है। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है ना, वो इन कंट्री से 21% तक होता है।
चाइना और इंडिया जो है ना, ये दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। इनके पास इनके जीडीपी फिगर्स भी बहुत बड़े हैं और ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। ध्यान रहे, G8 हुआ करता था ये ग्रुप एक्चुअल में तो पहले, राइट। इसमें रशिया भी हुआ करता था, बट रशिया ने क्या किया था ना, क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था, तो इस सारे ग्रुप ने मिलकर के रशिया को रिमूव कर दिया था। फिर ये बन गया था G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। तो जितने भी G7 कंट्रीज़ है ना, इनका एनुअल पब्लिक सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो उनके रेवेन्यू से एक्सीड करता है। G7 की कंट्रीज़ का ग्लोबल ट्रेड में बहुत महत्व योगदान रहा है। US और जर्मनी जो है खास करके मेजर एक्सपोर्ट नेशंस हैं, यानी कि ये लोग निर्यात ज़्यादा करते हैं, जितना ये लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें बेचते ज़्यादा हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो 2021 में भी इन्होंने काफ़ी ट्रिलियंस ऑफ US डॉलर में एक्सपोर्ट किया था। अभी जो G7 की जो समिट हुई थी, इसको कुछ और हाईलाइट्स देख लेते हैं। एक था PGII, ये क्या चीज़ है? ये एक पार्टनरशिप है फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो 2027 तक G7 ने कहा था कि सब मिलकर के 600 बिलियन US डॉलर के आसपास इन्वेस्ट करेंगे एंड इनका काम होगा ऐसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाना, खास करके जो डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लाइफ कैंपेन आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव पर बात की थी, लाइफ, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन। इस कैंपेन का जो गोल है वो है एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल डेवलप करना। ये हमारे इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव किया गया था। रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस था उस पर अगर बात की जाते हैं तो उन्होंने कहा था कि एनर्जी के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम लोगों को रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में ना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। रशिया यूक्रेन वॉर पे और डिटेल में अगर बात करते हैं तो इंडिया ने अपना स्टैंड कहा था। इंडिया ने कहा था कि एंड टू दी हॉस्टिलिटीज़ एंड अ रेजोल्यूशन शुड बी रीच्ड बाय चूजिंग द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इंडिया हमेशा से कहता है कि बैठकर बातचीत करो। इंडिया को पता है कि रशिया बैठ के बातचीत तो नहीं करेगा एंड यूक्रेन को जो छोटी मोटी मदद चाहिए होगी वो इंडिया पहुंचा भी देगा, ऐसी बात नहीं है। अब इस टॉपिक में हम लोगों को ना, हालांकि अगर आप ये देखोगे न्यूज़ में जब हेडलाइन थी कि G7 ऑयल प्राइस कैप किक्स इन, यहाँ पर भी फ्यूल की बात की जा रही थी। तो G7 ने क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर बात की थी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें हम लोग एक ऐसा प्रोसेस पे काम करते हैं जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट को और फर्दर रिड्यूस करता चलता है। यानी कि इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ पे काम किया जाता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को और फर्दर सपोर्ट करती हैं। एनर्जी की डिमांड और जो एनवायरनमेंट की वजह से होने वाले चैलेंजेस है ना, उनको हैंडल करने में हमें और ताकत मिलती है। एंड दूसरे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं उनके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम होता है। अब क्लीन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज, विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, बायोफ्यूल्स, ये सब हमारी क्लीन टेक्नोलॉजीज में आती हैं। एनर्जी मार्केट कैसा है क्लीन टेक्नोलॉजी का, खास करके इंडिया में? गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है ना, और लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता होता इन डिटेल में, बट सिंस धीरे धीरे हमारी स्ट्रेटजीज उस तरफ को है, हमारा इंक्लिनेशन इस तरफ को है, तो पीपल आर गेटिंग ड्रिवन। इंडिया इज़ ड्रिवन टूवर्ड्स दिस। नई और क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करने के लिए, वो भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड रेट पर। अनप्रेसिडेंटेड रेट का मतलब होता है कि ऐसा जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया हो। ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोग क्लाइमेट को लेकर के बहुत सारी नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इंडिया ने भी बात की थी कि कैसे हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उन पर थोड़ा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग रैपिडली इस तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। FDI की अगर बात करते हैं, इंडिया का जो मार्केट है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। देखो, ये FDI और FPI वाला टॉपिक भी हम लोगों ने बिल्कुल रिसेंटली किया था ना, डे बिफोर यस्टरडे किया था हम लोगों ने ये टॉपिक। इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमको और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए क्लीन एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एंड इंडिया फ्यूचर में एक काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी बन जाएगा एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़, इंडिया बहुत सही जगह पर है अपनी ग्लोबल पोजीशन में, जहाँ पर रिन्यूएबल बैटरीज और ग्रीन हाइड्रोजन का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इंडिया इस चीज़ में ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो जो भी लो कार्बन की टेक्नोलॉजीज़ है ना, उनसे एक मार्केट की एक वर्थ क्रिएट हो सकती है अप टू $80 बिलियन इंडिया के लिए ही 2030 तक। इंडिया ने अपना 40% का एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट था ना फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, वो अचीव कर लिया था, और इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 10% का टारगेट था वो भी अचीव कर लिया था, और इंडिया ने अपने टारगेट्स को फर्दर अपडेट कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड का पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट भी ऑपरेट करता है। इंडिया वन ऑफ द लार्ज, अच्छा चलो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर करो।
इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है वो, ये कुछ टाइम पहले हम लोगों ने उसमें किया था, जो दूसरा चैनल है ना विजन मैगजीन वाला, उस पर कवर किया था ये। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड का पहला फुली सोलर पावर्ड ऑपरेटेड एयरपोर्ट है। एंड इंडिया के अंदर, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से इन रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है ना, वो 20% के आसपास तक की पावर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। क्लीन एनर्जी से फ़ायदे क्या होते हैं, है ना, एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, एयर पोल्यूशन कम हो जाता है, हमारे जो फ्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, हमारा पैसा बचता है। एंड उसके अलावा हमारी कॉस्ट और बचने लग जाती है ना, ऑयल से कोल के ऊपर बहुत पैसा लगता है और अपने आप में रेप्लेनिश भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ख़त्म नहीं होती। सोलर एनर्जी को कितना ख़त्म कर लोगे आप। दूसरे इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी होते हैं क्लीन एनर्जी के, है ना, और फर्दर जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। एंड फ्यूचर में हमारे पास क्लीन एनर्जी को सेटअप करने के लिए हमारे पास वो स्ट्रेटजीज पाथ फिगर आउट कर पाते हैं हम लोग आसानी से। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट G7 एंड द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। टॉपिक है हमारे पास कंगारू कोर्ट पुट्स प्राइस ऑन द यूनियन ऑफ लव। इस टॉपिक में हमें यही जानना होगा कि कंगारू कोर्ट क्या चीज़ होती है। एक्चुअली जुडिशियल सिस्टम में यूज़ किए जाने वाला एक कीवर्ड ही है, जहाँ पर किसी भी अक्यूज यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया गया ना, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उस पर जो जजमेंट देना होता है ना, वो एक तरीके से प्री डिटरमाइन होता है और ये अपने आप में सेल्फ अपॉइंटेड और मॉक कोर्ट की तरह सेटअप होता है, जिससे जनरली इसमें जो जजमेंट होता है ना वो एडवांस में हो चुका होता है। एंड खास करके जो व्यक्ति डिसलॉयल होता है ना, उसके अगेंस्ट जजमेंट किया जाता है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल 1849 में यूएस में किया गया था। तो कंगारू कोर्ट्स जो है ये स्टालिन के टाइम पर, जब सोवियत यूनियन का टाइम था, उस टाइम पर इस तरह के प्रोसेस बहुत कॉमन हुआ करते थे। एक चीज़ हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ट्रायल बाय मीडिया। अब आप लोगों ने इंडिया में एक केस हुआ था जो सुशांत सिंह राजपूत वाला हुआ था, तो वो एक सुसाइड केस बताया जा रहा था। एंड एज ऑफ नाउ वो स्टेटस यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। तो उसके व्यक्ति के कनेक्टेड जो भी लोग थे ना, उनका एक तरीके से उन पर मुकदमा चल रहा था। उसे बोलते वो जो मीडिया दिखा रहा था, मीडिया डिसाइड कर रहा था कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, फलाने ने किया, इस एक्ट्रेस ने ऐसा किया। उसी चीज़ को बोलते हैं कि मीडिया का द्वारा ट्रायल किया जाना। यानी कि ये जो टर्म है ना, ये भी अपने आप पे लेट 20th सेंचुरी में और अर्ली 21st सेंचुरी में निकल के आया था। यानी कि किस तरीके से एक पर्सन की रेपुटेशन के ऊपर टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के कवरेज से इम्पैक्ट पड़ता है और सोसाइटी के अंदर ऑडियंस में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको हम दोषी मानते हैं। तो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस देखने मिले थे जहाँ मीडिया ने इस तरह का ट्रायल कंडक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर बात करते हैं तो ये जो वर्ड मीडिया ट्रायल है ना, ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है अभी तक, लेकिन इनडायरेक्टली इसकी जो पावर होती है मीडिया को दी जाती है एज पर दी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच टू ईच एंड एवरी पर्सन की। वहाँ से ही मीडिया के पास एक ट्रायल मिलता है कि वो भी कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इट इज़ देयर राइट। तो जब मीडिया के द्वारा इस तरह का ट्रायल किया जाता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये हमारी जुडिशियल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है ना। बहुत सारे कैंपेनिंग अगेंस्ट जजेस, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया और जुडिशियल फंक्शनिंग को लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब जुडिशरी को बनाया गया है, बट थिंग्स आर हैपनिंग बाय द मीडिया। मीडिया पहले डिसाइड कर लेता है फर्स्ट इंस्टांस में ही। और कभी कभी ये एजेंडा के द्वारा ड्रिवन डिबेट्स भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे मुद्दों पर डिबेट बहुत हो रहे हैं, तो उसमें किसी का एजेंडा होता है, उसी कारण वो डिबेट्स कराते हैं। बहुत सारी बायसनेस होती है, भेदभाव बहुत होता है। अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेक एंड रियल। अब मीडिया के पास बहुत सारे टूल्स तो होते हैं, किस तरीके से वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी ये भी पता चलता है कि वो सही और गलत के बीच में जो डिस्टिंग्विशन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रॉन्गफुल पोर्ट्रेयल, कभी कभी मीडिया लोगों को सही व्यक्ति को गलत साबित करने में कामयाब हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया गलत तरीके से दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जो कि सर जिसको माना गया है, वो अक्यूज्ड है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, भी उसका दोष जो है वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के करियर ख़राब हो जाते हैं इस कारण से। ऐसा हुआ भी था सुशांत सिंह राजपूत के केस में। दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, है ना। मीडिया के पास अपनी जिम्मेदारी होती है, उनको डेमोक्रेसी को आगे फॉरवर्ड लेके जाने की ज़रूरत है। प्रिंट मीडिया के पास अभी भी एक सर्टेन डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास ऐसी ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है। इंस्टिगेट हेट्रेड एंड वायलेंस। अच्छा, ये जो प्रिंट मीडिया के बारे में बताया ना कि अकाउंटेबिलिटी होती है, उसका कारण ये होता है प्रिंट मीडिया का जो कंटेंट होता है ना वो सेव रहता है। जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आएगा,
इट विल बी सेव्ड विद यू ना, आपके पास रखा रहेगा, पूरे कंट्री के अंदर आता है। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो कंटेंट होता है ना, वो लॉस्ट होता चला जाता है। उसका कंटेंट भी इतना ज़्यादा होता है कि उसका रिकॉर्ड रख पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। फिर इसी के कारण हेट्रेड और वायलेंस, है ना, बहुत सारी हिंसा की घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाती है, नफरत फैलने लग जाती है, वायलेंस, डिसहार्मनी, पब्लिक का परसेप्शन भी मैनिपुलेट हो जाता है। राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है वो भी इन्वेड होता है, खास करके उस व्यक्ति का जिसके अगेंस्ट ये चीज़ की जा रही होती है। तो इंडिया में मीडिया को रेगुलेट कैसे किया जाता है? जो पूरी की पूरी मीडिया की बॉडी होती है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक केबल नेटवर्क्स एक्ट 1995 का और प्रसार भारती एक्ट 1990 का, ये दोनों एक्ट आते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। मीडिया को रेगुलेट करने के लिए 4 बॉडीज़ भी हमारे पास, PCI है जिसे हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, देन NB है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी भी है, और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेन काउंसिल है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन भी है। वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है इस टॉपिक में? मीडिया को एंगेज करना चाहिए इन द एक्ट्स ऑफ जर्नलिज्म, ना कि एक्ट ऑफ स्पेशल एजेंसी। ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो एम है, ऑब्जेक्टिव, उन्हें उसी पे काम करने की ज़रूरत है। जो मीडिया एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स ला कर देता है सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि इस मामले में थोड़ा बायसनेस हो सकता है। हो सकता है किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट चीज़ें की जा रही हूँ। तो मीडिया को समझना पड़ेगा कि उनका जो रोल है वो है मुद्दा उठाना, इशू रेज करना जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा होता है। एंड मीडिया बहुत हद तक वो लोग जो अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक वॉइस भी बन के आ सकता है। तो मीडिया को जजमेंट डिलीवर नहीं करना चाहिए, वो काम जुडिशरी का है, जज का है। मीडिया का काम है सिर्फ जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है लाके प्रेजेंट कर देना। और मीडिया में कुछ कोड ऑफ लॉज होने चाहिए, एथिक्स के, खास करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिए। एंड कोर्ट के जो मामले होते हैं, न्यायपालिका के जो मामले होते हैं, उनमें उनको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो छोटा सा टॉपिक था, कंगारू कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए था। एक तरीके से चीज़ें प्रीडिटरमाइंड सी होती हैं। एंड दैट्स इट इन दिस टॉपिक। टॉपिक है हमारे पास, फॉर बेटर कम्युनिकेशन पुलिस विल डिज़ाइन, अडॉप्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो सिस्टम्स। इस टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। तो इंडिया में पुलिसिंग की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जो कि आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हो, ब्रिटिश ने एक पुलिस फोर्स को क्रिएट किया था। उनका मेन एम था उनके इम्पेरियल इंटरेस्ट। इम्पेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि कभी कोई जो रिच या फिर जो पावरफुल होते हैं ना, वो अपना रूल चलाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। तो उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया ही था, पुलिस को बनाया ही इसलिए था कि वो इम्पेरियलिज्म को एग्जीक्यूट कर सकें। उनका काम था सप्रेस करना, लोगों को दबाना, धमकाना, है ना, जो भी रिवोल्यूशनरीज वगैरह था उनको खास करके। फिर इंडिपेंडेंस की चाहत में, आज़ादी की चाह में ओवर द ईयर्स पुलिस फॉर्म जो थी वो काफ़ी एलीट बना दी गई थी, पावर फ्रेंडली बना दी गई थी इंस्टेड ऑफ पीपल फ्रेंडली। ये कीवर्ड्स बड़े अच्छे हैं, मेकिंग इट पावर फ्रेंडली इंस्टेड ऑफ पीपल फ्रेंडली। उसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। जो हमारी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगी थी, उसमें भी ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया था। हज़ारों लोगों को इम्प्रिजन कर लिया गया था, बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वगैरह को, उन सबको बंद कर दिया गया था। 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी थी कि किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स में बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल अपडेट किए जाने चाहिए। हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, और देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए थे बेटर पुलिसिंग की तरफ, है ना। तो बहुत सारे जो माइनर ऑफेंस और वायलेशंस होते हैं ना, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। एंड इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया था, जो कि अपने आप में 100 साल पुराना एक्ट है। जाहिर सी बात है कि कोई एक्ट बहुत 100 साल पुराना होगा, उसमें चीज़ें ऐसी होंगी जो आज के दौर में लागू नहीं होती होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी स्मार्ट फोर्स को लेकर के। तो स्मार्ट के उन्होंने कुछ ये एक्सपेंशन दिया था, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक सेवी एंड ट्रेंड। बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने से हमारी जो पुलिस फोर्स होती है वो और बेहतर बन सकती है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन भी है, उनका काम था ये स्मार्ट इंडियन पुलिस पर एफर्ट पर काम करना, इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, डिजिटल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन करना। नीति आयोग ने भी कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे स्टेट लेवल के ऊपर भी, क्योंकि जो पुलिस का सब्जेक्ट आता है ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट में होता है। उन्होंने कहा था कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाएँ। ये जो मॉडल पुलिस एक्ट 2015 था ना, इसके तहत हमारी जो पुलिस फोर्स उसको मॉडर्नाइज भी किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक टास्क फोर्स क्रिएट की जानी चाहिए जिनका काम होगा नॉन कोर फंक्शंस का। अब नॉन कोर फंक्शन क्या हो सकते हैं? पुलिस का मेन काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना। किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए तो उनकी एफआईआर वगैरह लिखना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये इनके कोर फंक्शंस आ जाते हैं। कभी कभी इनके नॉन कोर फंक्शंस भी आते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, उसका जो लीडर है उसके साथ रहो, तुम उसके साथ समय बिताओ, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। ये कुछ चीज़ें इनकी नॉन कोर में आ जाती हैं। जैसे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो तो पढ़ाना होता है स्टूडेंट्स को। बट इलेक्शन हो रहा है, पोलियो कैंपेनिंग हो रही है, जनगणना हो रही है ना, इन सब कामों में भी इनको ले लिया रहता है। तो ये जो एडिशनल चीज़ है ना, मोर अदर देन स्टडिंग वाला, ये इनके नॉन कोर फंक्शंस में आता है। तो एक ऐसी टास्क फोर्स होनी चाहिए जिसको हम लोग फिर बाद में मैन पावर को सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कभी कभी जो फंक्शन होते हैं, जैसे कभी कभी कोर्ट का बुलावा आता रहता है, उसमें इनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम होते हैं, जॉब वेरिफिकेशन के, इन सबको किसी प्राइवेट एजेंट को दिया जा सकता है। अब जैसे ये भी नॉन कोर में ही आ गया, आप लोगों में से किसी ने अगर पासपोर्ट बनाया होगा तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी एजेंट्स को हायर किया जा सकता है। एंड विमेन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पुलिस फोर्स में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कभी कभी सिटीजन्स की अर्जेंट सिक्योरिटी नीड्स हो सकती है, उसके लिए एक कॉमन नेशन वाइड कॉन्टैक्ट लॉन्च किया जा सकता है। एंड नीति आयोग ने ये भी सजेस्ट किया था कि किस तरीके से पुलिस को हम जो पब्लिक एंड ऑर्डर होता है ना, पब्लिक ऑर्डर हमारा स्टेट लिस्ट में होता है, स्टेट लिस्ट से हटा करके इसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट में अगर ऐड कर देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर लॉ बना पाएंगे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीज़ हैंडल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारे पुलिस फोर्स रिफॉर्म्स के तौर पर हम लोगों को इश्यूज़ क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। एक तो हमारा जो पूरा का पूरा पुलिस का लॉ है ना, कॉलोनियल लॉ है, बहुत ही पुराना है। कभी कभी ब्रिटिशर्स भी इसको इस्तेमाल करते थे लोगों की वॉइस को सप्रेस करने के लिए और अपने पर्सनल फंक्शंस के लिए। वैकेंसीज बहुत सारी हैं। एज़ पर 2016 के अकॉर्डिंगली पर लाख 1 लाख लोगों पर 181 पुलिस वालों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इंडिया में जो स्ट्रेंथ है 137 है, तो हमारे पास एडिकेट फोर्स नहीं है और ये बहुत कम है इन कंपैरिजन टू यूएन का जो रिकमेंडेशन था। यूएन के अकॉर्डिंगली तो 1 लाख लोगों और 222 पुलिस वाले होने चाहिए। फर्दर हाई परसेंटेज की वैकेंसीज होती हैं, खास करके जहाँ पुलिस पर्सन के जहाँ जो बेसिक काम होते हैं ना कोर वाले, वहाँ पर। कस्टडियल डेथ की अगर बात करते हैं तो बहुत बार देखा गया कि लोगों को ना जब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो उन पर बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है, उन पर बहुत प्रेशर डाला जाता है, जिस कारण से लोगों की डेथ भी हो जाती है। 1996 से 1997 में एक डिक्की बासु जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दी थी कस्टडियल डेथ को लेकर के। पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो पुलिस के पास स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि जो मॉडर्न वेपन्स होते हैं वो नहीं होते। हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी के लिए यानी कि हाई मूवमेंट के लिए, क्विक मूवमेंट के लिए इनके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता है। और जो फंड इनको दिए जाते हैं कभी कभी अंडर यूटिलाइज होते हैं, यानी कि मान लो 100 करोड़ दिए थे तो उसमें से सिर्फ 5-6 करोड़ ही इस्तेमाल होते हैं। टॉर्चर को लेकर भी एक लॉ बनाने की ज़रूरत है। इंडिया ने यूएन का कन्वेंशन भी साइन किया हुआ है टॉर्चर, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में इसको पास किया जाना चाहिए। इंडिया के पास खुद का भी टॉर्चर को लेकर कोई लॉ नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता रहता है, पॉलिटिकल लीडर्स बीच में दखल अंदाजी करते रहते हैं। कोई मिनिमम टेन्योर नहीं होता ऑफिसर्स की सिक्योरिटी के लिए। प्रमोशन वगैरह की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है अप टू द मार्क नहीं होती हैं। एंड जो लोअर रैंक के पुलिस होते हैं उनको कभी कभी वर्बली अब्यूज़ भी किया जाता है उनके सीनियर्स के द्वारा। एंड स्ट्रक्चरल इशू की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों को इनको फर्दर एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड ये हो सकती है कि इनका एक्चुअल में जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करना होता है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है। पुलिस अपने आप में स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लोगों को पुलिस रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली स्टेट के थ्रू लाने की ज़रूरत है। हालांकि नीति आयोग ने कहा था कि इसको कंकरेंट लिस्ट में लेके आओ। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, है ना। हाउसिंग फैसिलिटीज़ बेहतर देनी पड़ेंगी और ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर जो पुलिस की फोर्स होती है उनको और सपोर्ट देने की ज़रूरत है। जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए। जो बिहेवियर होता है पुलिस वालों का कॉमन मैन के थ्रू, इट हैज़ टू बी कर्टियस एंड फ्रेंडली, ओपन माइंडेड होना चाहिए, सेंसिटिव और रिसेप्टिव होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के 7 डायरेक्टिव्स आए थे पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल कंट्रोल को थोड़ा सा ना लिमिट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को ना बहुत सारा अनवांटेड इन्फ्लुएंस जो होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट को मेरिट के बेसिस पर करो। इंश्योर करो कि जो डीजीपी है ना उसको एक मेरिट बेस्ड चीज़ के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। उसका और वो प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड कम से कम उसका 2 साल का टेन्योर सिक्योर होना चाहिए। मिनिमम टेन्योर भी फिक्स कर दिया जाए, कम से कम 2 साल का, जो भी खास करके जो एसएचओ वगैरह होते हैं। पुलिस के सेपरेट फंक्शन जो इन्वेस्टिगेशन का और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के जो फंक्शंस होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम सेटअप किया जाए जो डिसाइड करेगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग प्रमोशन कैसे करनी है।
एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाए हर एक स्टेट के अंदर, जो सारे पब्लिक कंप्लेंट्स को देखेगी, खास करके जो एसपी के लेवल होते हैं उससे ऊपर वाले। एक सिलेक्शन कमीशन बनाया जाए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का, जो ये सेंटर लेवल के ऊपर एक पैनल बनाएगा कैसे इनका सिलेक्शन करना है, खास करके जो चीफ्स होते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, और उनका टेन्योर होना चाहिए कम से कम 2 साल वाला। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे, पुलिस रिफॉर्म्स, इनकी बात की गई थी। हमारा जो न्यूज़ में आर्टिकल था वो भी यही था कि बेटर कम्युनिकेशन के लिए पुलिस को हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा पुलिस रिफॉर्म्स वाला टॉपिक।